ये है जापान, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे एडवांस इकोनॉमी, दुनिया की सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री, जहाँ पर आपको 90 साल के लोग भी नॉर्मल चलते फिरते नजर आएंगे। जीरो क्राइम रेट, टॉप क्वालिटी एजुकेशन और ज़बरदस्त स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जापान को रहने के लिए एक आइडल कंट्री बनाते हैं। लेकिन इस सारी तरक्की और डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत ही डार्क रियलिटी छुपी हुई है। एक ऐसी डार्क रियलिटी जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। इस वीडियो में आज हम इसी डार्क रियलिटी से पर्दा उठाने जा रहे हैं और ये भी कि कैसे जापान आने वाले टाइम में बिल्कुल कोलैप्स भी कर सकता है। ये काफ़ी लोग भूल चुके होंगे, लेकिन 1980s में जापान को अगली सुपर पावर समझा जाता था। ऐसा माना जाता था कि जापान बहुत ही जल्द अमेरिका को रिप्लेस कर देगा और बिल्कुल उसी तरह पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा जैसे आज चाइना कर रहा है। अमेरिका तो जापान को लेकर काफ़ी कंसर्न रहता था, यहाँ तक कि इस पर पूरी की पूरी मूवी बना दी गई थी, जैसे कि डाई हार्ड, राइजिंग सन, ब्लेड रनर एटसेट्रा, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे जापानीज कॉरपोरेशन पूरे अमेरिका को टेक ओवर कर लेगी। इस खौफ की सबसे बड़ी वजह थी वो इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ जो पिछले कुछ सालों में जापान ने अचीव की थी। उस वक्त जापान का इकोनॉमिक सिस्टम वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल से काफ़ी बेहतर और स्ट्रॉन्ग समझा जाता था। जापानीज स्टॉक मार्केट बूम पर थी, जापान की चीज़ें पूरे वर्ल्ड में छाई हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक हो या मेडिकल का सामान। उस वक्त जापान के लोगों को ये पता था कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते ही उन्हें तुरंत जॉब मिल जाएगी और फिर लाइफ सेट है, क्योंकि जापान में ऑलमोस्ट हर जॉब लाइफ टाइम जॉब होती है। जापान वाज लिटरली अनस्टॉपेबल और वो 1990 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था। लेकिन फिर 1991 में कुछ ऐसा होता है जो जापान का पूरा फ्यूचर बदलने जा रहा था। एक्चुअली 1990 से पहले जापान एक ऐसा इकोनॉमिक बूम एक्सपीरियंस कर रहा था जो उससे पहले दुनिया के किसी कंट्री ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। रियल एस्टेट दौड़ रहा था, स्टॉक मार्केट अपने पीक पर था, बैंक लगातार पैसे छाप रहे थे और लोन लेना इतना आसान हो गया था कि बैंक ये तक नहीं पूछते थे कि आपको लोन चाहिए किस लिए। लेकिन फिर एक दिन सारा बबल बस्ट हो गया। 1990 से 1991 के दौरान जापान की स्टॉक मार्केट 43% गिर गई, रियल एस्टेट की प्राइसेस भी 50% से ज़्यादा गिर गई। लोन की अनलिमिटेड सप्लाई की वजह से लोगों ने लिटरली ज़ॉम्बीज कंपनी खड़ी कर दी थी, जो कई सालों पहले बैंक करप्ट हो चुकी थी, मगर बैंक से लोन मिलने की वजह से वो कभी बंद नहीं हुई थी। जापान की मार्केट इतनी बुरी तरह से कोलैप्स की थी, अब कोई भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। जापान अब इकोनॉमिक टाइगर से सिक मैन ऑफ एशिया बन चुका था। लेकिन ऐसा डाउनफॉल तो इकोनॉमिक में आता रहता है, तो फिर जापान के साथ ऐसा क्या डिफरेंट हुआ? एक्चुअली जापान के साथ कुछ ऐसा होने जा रहा था जो उसकी एक पूरी जनरेशन को इफेक्ट करने वाला था। इस केस को समझने के लिए हमें जापान के जॉब कल्चर को समझना पड़ेगा। जापान में आपका कॉर्पोरेट करियर शुरू होता है सुकुकु कैप्सूडो से। ये एक जॉब हायरिंग प्रोसीजर होता है जिससे हर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को गुजरना पड़ता है। सारी बड़ी कंपनी सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करती हैं और हर कैंडिडेट को बहुत सारे इंटरव्यू और ट्रेनिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। इस टफ प्रोसेस को क्लियर करने वाले कैंडिडेट को अकॉर्डिंग टू सुसुनकोयो पॉलिसी लाइफ टाइम जॉब मिलती है। बेसिकली जापान में आपको जिस कंपनी में जॉब मिल जाए फिर आप सारी ज़िंदगी उसे छोड़ नहीं सकते। ये कोई लॉ नहीं है, मगर ये कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि जॉब स्विचिंग करने वाले को कोई नौकरी नहीं देता। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, मतलब आपको टेंशन नहीं होती कि कल आप निकाले जाओगे। मगर दूसरी तरफ जॉब मार्केट बहुत ही रिगिड होती है। आप पूरी लाइफ सिर्फ एक ही कंपनी के साथ बिताते हो और वो कंपनी जो भी डिसीजन ले आपको मानना पड़ता है। 1990 में भी हायरिंग का यही प्रोसीजर था और ये आज तक चला आ रहा है। अगर आप ये इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर नहीं कर सके तो समझ लो आपको जॉब कहीं नहीं मिलेगी। ये एक ऐसा डोर है जो सिर्फ एक बार खुलता है। 1990s के इकोनॉमिक क्राइसिस में सभी बड़ी कंपनीज ने अपनी हायरिंग फ्रीज कर दी और अगले 13 सालों तक यह हायरिंग ऐसे ही बंद रही। इस पीरियड को जापान एम्प्लॉयमेंट आइस एज भी कहा जाता है। वो लोग जो 1990 में ग्रेजुएट हुए थे उन्हें अगले 13 सालों तक कोई जॉब नहीं मिली और जब 2004 में हायरिंग दोबारा स्टार्ट हुई तो वो 30 से 40 साल के हो चुके थे और कोई भी जापानीज कंपनी उन्हें हायर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो तो सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को ही हायर करते हैं।
ये एक पूरी जनरेशन थी, अराउंड 2 करोड़ लोग, जिन्हें लॉस्ट जनरेशन ऑफ जापान भी कहा जाता है। इस लॉस्ट जनरेशन ऑफ जापान के कुछ लोग तो लो पेइंग जॉब करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट के साथ रहते हैं और उन पर डिपेंडेंट हैं। मतलब 30 से 40 साल के लाखों लोग आज भी अपने पेरेंट के पैसों पर गुजारा करते हैं। इसमें से कुछ लोग हिकिकोमोरी हैं, मतलब वो लोग जो इस दौरान इतने ज़्यादा डिसपॉइंट हुए कि उन्होंने अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ कर लिया। ये सारा दिन घर में रहते हैं, पेरेंट के पैसों पर गुजारा करते हैं, ना कोई काम करते हैं और ना ही किसी से कोई कांटेक्ट करते हैं। और यहीं से जापान की दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती है। जापान दुनिया की उन कंट्रीज में से एक है जहाँ के लोगों की उम्र बहुत लंबी है। जापान की 30% पॉपुलेशन 60 साल से ऊपर है और इसलिए जापान को सुपर एजिंग कंट्री भी कहा जाता है। इस सुपर एजिंग पॉपुलेशन की एक बहुत बड़ी वजह है वो लॉस्ट जनरेशन, जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से कभी शादी ही नहीं की। और इसी वजह से वो यंग जनरेशन जो इन 2 करोड़ लोगों को पैदा करनी थी वो दुनिया में आ ही नहीं सकी। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन पूरी ना करने की वजह से आज ये लोग बिल्कुल कट ऑफ रहते हैं। कितने लोग सुसाइड कर चुके हैं और कितने ही सेवियर डिप्रेशन में चले गए हैं। इन लोगों की इस हालत का असर आज सोसाइटी पर भी दिखता है, क्योंकि इन लाखों लोगों को जॉब में होना चाहिए था और वो सारा पैसा जो मार्केट में आना चाहिए था वो इन लोगों के ना आने से नहीं आया। जापान की करंट गवर्नमेंट अब इन लोगों को लेकर काफ़ी कंसर्न है और वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह इन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर सके। लेकिन फ़िलहाल इन सब में जापानीज गवर्नमेंट को कोई खास सक्सेस नहीं मिली और उसकी सबसे बड़ी वजह है वो रिगिड जॉब कल्चर, जिसमें सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को ही हायर किया जाता है और फिर सारी ज़िंदगी वो उस कंपनी को नहीं छोड़ सकते। बहुत से लोग जिनको ग्रेजुएट होने के बाद जॉब नहीं मिलती इस लॉस्ट जनरेशन में शामिल होते जा रहे हैं। अब जापानीज गवर्नमेंट ये मैटर सॉल्व कर पाएगी या नहीं, और क्या ये लॉस्ट जनरेशन जापान के डाउनफॉल का कारण बनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।